नोएडा एंड गुरुग्राम इंडिया की ये दो सिटीज नॉर्थ इंडिया की मेजर सिटीज है और ये दोनों सिटीज अलग अलग स्टेट में होने के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल तो इनको दिल्ली के ही पार्ट की तरह देखते हैं क्योंकि दोनों ही सिटीज में काफी सिमिलरिटीज है। लाइक दोनों ही इंडिया की न्यू एंड मॉडर्न सिटीज है। दोनों ही सिटीज ने पिछले कुछ सालों में रैपिड ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस हमें इन दोनों सिटीज में देखने को मिलता है, वो है ड्रेनेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का। एक नॉर्मल बारिश में गुरुग्राम की हालत इस तरह की हो जाती है। ये कोई एक जगह की हालत नहीं है बल्कि पूरे गुरुग्राम की हालत इसी तरह हो जाती है। गुरुग्राम में हर साल अर्बन फ्लडिंग के हालात होते हैं। ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग बल्कि ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कट, नो प्रॉपर वाटर सप्लाई जैसी प्रॉब्लम्स गुड़गांव आज फेस कर रहा है और गुरुग्राम की इसी कमी के चलते काफी लोग इसको फेल्ड सिटी कंसीडर करते हैं और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के टैग के साथ ही हाउ नॉट टू बिल्ड ए सिटी जैसे टाइटल मिले हैं काफी मैगजीन्स में। बट वेट, ये हालात कोई ओनली गुरुग्राम के नहीं है बल्कि दिल्ली भी लंबे टाइम से सेम सिचुएशन को फेस कर रही है एंड मानसून के दौरान दिल्ली एंड गुरुग्राम की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम होती है। और यहाँ मैं बात नॉर्मल एरियाज में वाटर लॉगिंग की नहीं बल्कि इन सिटीज के पोश एंड वीआईपी एरियाज में वाटर लॉगिंग की कर रहा हूँ। लेकिन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा काफी हद तक इन सिचुएशन को टैकल करने में सक्सेस रहा है। ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा में हमें कम ही वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू गुरुग्राम एंड दिल्ली, क्योंकि मानसून के दौरान गुरुग्राम की सड़कें तो गाड़ियां नहीं बल्कि बोट चलाने के लायक होती है, या ये कहिए घंटे की बारिश गुरुग्राम की पूरी इकोनॉमी को ठप कर सकती है। आज की वीडियो में जानेंगे आखिर कौन से ऐसे दो मेजर रीजंस है जिनकी वजह से नोएडा वाटर लॉगिंग को बेहतर टैकल कर पाता है एज कम्पेयर टू गुड़गांव एंड दिल्ली, और गुरुग्राम कैसे एक मिलियनियम सिटी होने के बावजूद, देखने में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी फेल्ड सिटी कंसीडर की जाती है। एंड इस वीडियो का रीजन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना। शुरुआत करते हैं रीजन नंबर 1 से, हिस्ट्री ऑफ द बोथ सिटीज। दोस्तों, आज के करंट सिनेरियो को हमें समझने से पहले दोनों सिटीज को थोड़ा पीछे से देखना होगा, आखिर इन दोनों सिटीज को किस पर्पस से डेवलप किया गया था। तो शुरुआत करते हैं नोएडा से। 1970 के मध्य में दिल्ली एक रैपिडली अर्बन मेट्रोपोलिस बन रहा था। जैसे जैसे कैपिटल सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही थी और इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही थी, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर में आने लगा था। उस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस समस्या का सोल्यूशन निकालने का फैसला किया, दिल्ली से थोड़ी सी दूरी पर ही एक नई मेटिकुलसली प्लान्ड अर्बन सिटी बनाना, और ऐसे नोएडा का जन्म हुआ। यहाँ पे समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले नोएडा की प्लानिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद कंपनीज और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया है। 17 अप्रैल 1976 को यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया। यहाँ गवर्नमेंट का विजन एकदम क्लियर था, एक ऐसा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना जो सिर्फ दिल्ली का बोझ हल्का ना करे बल्कि रीजन में इकोनॉमी ग्रोथ को भी ड्राइव करे, और ये सब काम एक प्लानिंग के अंडर ही हो रहे थे। चैप्टर 2 फाउंडेशन। जैसा कि आपने देखा कि नोएडा की जर्नी का पहला स्टेप मेटिकुलस प्लानिंग था। अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स को टास्क दिया गया कि एक ऐसी सिटी डिजाइन करे जो इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल जोन को सीमलेसली ब्लेंड करे, मतलब तीनों चीजें एक ही जगह पर सिस्टमेटिक तरीके से हो, जहाँ पर वाइड रोड हो, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम हो। इसके अलावा एक और चीज का नोएडा की प्लानिंग में काफी ज्यादा ध्यान रखा गया था, वो है ग्रीन बेल्ट्स को ब्लूप्रिंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देना। नोएडा के हर एक सेक्टर को केयरफुली और प्लान तरीके से डिजाइन किया गया ताकि जो लैंड का यूज है उसको अच्छे से किया जा सके और प्रॉपर प्लान सेक्टर डेवलप किए जा सके, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नोएडा की ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन था। इसलिए नोएडा के रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मैसिव इन्वेस्टमेंट की गई ताकि सिटी के अंदर स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हो सके, साथ ही दिल्ली और दूसरे नेबरिंग एरियाज के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बन सके। और इस चीज में सबसे बड़ा जो माइलस्टोन साबित हुआ नोएडा के लिए वो था नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कनेक्टिविटी तो इनहेंस कर ही रहा था एरिया में, लेकिन साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी उसने काफी ज्यादा बूस्ट किया। अभी तक जो है वो नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था और इंफ्रास्ट्रक्चर सेट होने के बाद ही नोएडा ने इंडस्ट्रीज के लिए अपने डोर खोले थे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन और प्लान लेआउट होने के कारण काफी कम समय में ही नोएडा बिजनेसेस के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया। नोएडा में तेजी से आईटी पार्क, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज ने अपने ऑपरेशन सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद नोएडा में एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री इकोसिस्टम बन गया। और इस इकोसिस्टम के पीछे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस इंसेंटिव का भी बड़ा रोल था। और इन्हीं सब चीजों का नतीजा है कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर वीवो, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन नोएडा सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए नहीं था, इस शहर को दिल्ली में बढ़ते पॉपुलेशन के प्रेशर को कम करने के लिए ही डेवलप किया गया था, जिसके कारण यहाँ रेसिडेंशियल सेक्टर को मॉडर्न एमिनिटीज के साथ डेवलप किया गया ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को एक हाई क्वालिटी लाइफ दी जा सके। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स को रेसिडेंस एरिया के ही अंदर स्ट्रेटेजी के तहत ही लोकेट किया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई कमी या परेशानी यहाँ रहने में ना हो सके, जिसका फायदा हमें देखने को भी मिला और नोएडा देखते ही देखते रियल एस्टेट का एक बड़ा हब बन गया। नोएडा में बढ़ते रेसिडेंटल हब के साथ ही नोएडा में ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस को वहां की अथॉरिटी ने पहले ही भांप लिया था।
नोएडा के ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट्स में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन नोएडा शहर के अंदर, जिसने नोएडा को पूरी तरह दिल्ली से कनेक्ट कर दिया। मेट्रो ने सिर्फ एक रिलायबल और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि रियल एस्टेट की ग्रोथ को भी डबल कर दिया और साथ ही ट्रैफिक कंजेक्शन को भी रिड्यूस किया। इसके अलावा नोएडा में बसेस और ऑटो रिक्शा को भी ऐड किया गया ताकि शहर के सभी कोनों को नजदीकी मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट किया जा सके। काफी बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण भी नोएडा में किया गया और ये डेवलपमेंट आज भी कंटिन्यूसली चल रही है। इवन नोएडा मेट्रो ने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया अपने आप को और आज भी काफी सारे प्रोजेक्ट ऑन दी वे है। इन सब मॉडर्न चीजों को ध्यान में रखने के साथ ही नोएडा में काफी मेजर चीज पर फोकस किया गया, जिसको हम 7th चैप्टर में समझते हैं। एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना नोएडा की प्लानिंग का एक कॉर्नरस्टोन था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ग्रीन स्पेसेस, पार्क, ट्री लाइंड एवेन्यूज को सिटी की डिजाइन में काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट किया गया। यमुना और हिंडन नदियां जो सिटी के दोनों तरफ बहती थी, वो की नेचुरल एसेट्स है सिटी के, जिनके अराउंड ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप किया गया। इसका उल्टा अगर हम गुड़गांव की बात करें तो बेशक गुड़गांव में मल्टीनेशनल कंपनीज ज्यादा है नोएडा से। बड़े बड़े IT पार्क है और मानेसर जैसे IMT सेंटर्स है, जहाँ होंडा और मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट है। लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में गुरुग्राम काफी पीछे है नोएडा से, और वही हम अपनी वीडियो में अब आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं 1990 के दौर में। गुरुग्राम जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, उसने एक सडनली अनएक्सपेक्टेड रैपिड ग्रोथ देखी। देश के कैपिटल सिटी दिल्ली के पास होने का फायदा उठाते हुए गुड़गांव प्राइवेट कंपनीज और MNCs का हब बन गया। लेकिन जहां एक तरफ रैपिडली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। गुरुग्राम में तेजी से अनप्लान्ड और रैपिड ग्रोथ होने लगी। जहां जहां जिस चीज की जरूरत देखने को मिलती, वहीं पर बिना प्लानिंग के उस चीज को डेवलप किया जाने लगा। 1990 और 2000 के दौर में गुरुग्राम अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा था। हाई राइज बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट ऑफिस और लग्जरी अपार्टमेंट तेजी से गुड़गांव के हर कोने में बनने लगे। गुरुग्राम और गुरुग्राम के मानेसर में मारुति के एस्टेब्लिश होने के बाद एक के बाद एक बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में लगने लगे। लेकिन इस रैपिड अर्बनाइजेशन के चक्कर में प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। टेम्परेरी जहां पर जिस सड़क की जरूरत होती, वहां पे सड़क बना दी जाती थी। बिना एरिया की कैपेसिटी को जाने अनप्लान सीवरेज पाइप को भी शहर में डाला जाने लगा। यहाँ पर आपको इन दोनों शहर की हिस्ट्री में एक फर्क तो समझ आ गया होगा। जहां नोएडा में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बाद में इन्वेस्टमेंट आई, वहीं गुरुग्राम में पहले इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया और इंफ्रा की प्लानिंग कोई हो ही नहीं पाई। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि गुड़गांव में बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट आखिर आई कैसे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंड होने के बाद दिल्ली से ज्यादा गुरुग्राम के नियर बाय आ गया था, जिसके बाद काफी बड़े बिल्डर्स ने यहाँ काफी बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए ड्यू टू चीप लैंड अवेलेबिलिटी दैट टाइम, क्योंकि उस समय यहाँ पे जमीन काफी ज्यादा सस्ती हुआ करती थी। तो इसलिए काफी बड़े बिल्डर्स ने यहीं पर जमीन खरीद के अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। जहां आज का साइबर हब है, वहां पहले कभी खेत हुआ करते थे, जहां पर DLF जैसे बड़े बिल्डर्स ने अपनी प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उस समय गुरुग्राम में कोई कमेटी नहीं थी जो गुरुग्राम को प्लान करे। गुरुग्राम की प्लानिंग अथॉरिटी मतलब GMDA यानी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 20 साल बाद सितंबर 5, 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। चैप्टर 2 की शुरुआत गुड़गांव की यहीं से होती है। 2016 से पहले सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्बन प्लानिंग के बिना ही एक्सपेंड किया गया। गुरुग्राम की रोड्स नैरो और पुअरली मेंटेन थी। सीवर की लाइन की कैपेसिटी का कोई अता पता नहीं था, जो अब बारिश के दिनों में सीवर्स वाटर लॉगिंग के कारण बनते हैं, और इस वाटर लॉगिंग के कारण जन्म होता है गुड़गांव की एक और बड़ी प्रॉब्लम का। रैपिड अर्बनाइजेशन और व्हीकल ओनरशिप के इंक्रीज होने से गुड़गांव का ट्रैफिक शहर का एक मेजर इशू बन गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रोड्स को अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया गया था जो हैवी ट्रैफिक को हैंडल कर सके। गुरुग्राम के पीक आवर्स में आज भी ट्रैफिक जाम्स और डिलेज कॉमन है, जो डेली कम्यूट को टाइम कंज्यूमिंग बनाता है। अभी तो फिर भी काफी सारे फ्लाईओवर और अंडरपास गुड़गांव में बनाए जा चुके हैं, लेकिन 2016 से पहले गुरुग्राम में एक महाजाम तक लगा था, जो कुछ घंटों का नहीं बल्कि कुछ दिनों तक चला था। गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको हम चैप्टर 4 में समझते हैं। रैपिड डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरमेंटल इशू को भी इग्नोर यहाँ किया गया। गुरुग्राम के अंदर ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया गया। गुड़गांव की सड़कों पर आपको काफी कम पेड़ देखने को मिलेंगे, जिसके चलते गुड़गांव में एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन का लेवल हाई है, जो रेजिडेंट्स की हेल्थ और वेलबींग को भी इफेक्ट करता है। इवन गुरुग्राम पूरे वर्ल्ड की एक टाइम पर नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी हुआ करती थी। प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण गुरुग्राम आज एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी गुरुग्राम में तरीके से डेवलप नहीं किया गया। गुड़गांव के अंदर आज भी बसेस और मेट्रो सर्विस लिमिटेड है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है। इसके चलते रेसिडेंट्स को पर्सनल व्हीकल्स पर डिपेंड करना पड़ता है। अब हर किसी के पास गाड़ियां तो हो नहीं सकती, इसलिए गुरुग्राम के सभी इलाकों में आपको एक काले रंग के डीजल ऑटो आराम से देखने को मिलेंगे, जो ट्रैफिक और पोल्यूशन इशू को इंक्रीज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी चीजों की प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुड़गांव को फेस करनी पड़ती है, वो है अर्बन फ्लडिंग। गुरुग्राम की ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअरली प्लान है कि हैवी रेनफॉल
के टाइम पर यह सिटी अर्बन फ्लडिंग को हर साल फेस करती है। वाटर लॉगिंग के कारण रोड्स और रेसिडेंटल एरियाज डूब जाते हैं, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान लोगों का होता है, क्योंकि काफी सोसाइटीज के अंडरग्राउंड पार्किंग में लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां गुड़गांव में डूब जाती है। और ये समस्या इतनी बड़ी है कि लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड कंपनी वर्कर को घर से काम करने के ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद करने तक की नौबत गुड़गांव में बारिश के दिनों में आ चुकी है। इन सब चीजों के अलावा एक और बड़ा इशू गुरुग्राम में है, जो है वेस्ट मैनेजमेंट इशू। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की कमी गुड़गांव में लंबे टाइम से है। कचरा ओपनली एरियाज और रोड्स पर दिखाई देता है। ये ना सिर्फ विजुअली पोल्यूशन करते हैं, बल्कि हेल्थ और सैनिटाइजेशन इशू को भी जन्म देते हैं। आज गुरुग्राम को कैसे एक शहर को रैपिडली डेवलपमेंट ना करे उस तरह देखा जाता है, क्योंकि गुड़गांव एग्जाम्पल बन चुका है कि कैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। बिना प्रॉपर प्लानिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के सिटी का डेवलपमेंट एक बर्डन बन जाता है रेसिडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। फ्रेंड्स, हिस्ट्री से आप ये लोग समझ गए होंगे कि गुड़गांव और नोएडा की प्लानिंग अलग अलग तरीके से हुई है, जिसके चलते ये इशू आज गुड़गांव फेस करता है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है जो दोनों सिटीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, जो ऑफ कोर्स गुड़गांव के लिए मानसून के दिनों में डिसएडवांटेज है, तो वही नोएडा के लिए वो काफी बड़ा एडवांटेज है। इस पॉइंट के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है जियोग्राफिकल एडवांटेज। आपने ध्यान दिया हो तो गुरुग्राम जो है वो लोकेटेड है अरावली हिल्स के बीच में, जो अपने जियोग्राफिकल पोजीशन के कारण यूनिक चैलेंजेस फेस करता है। अरावली हिल्स से बारिश के दिनों में नेचुरली ड्रेन होने वाले पानी के रास्तों पर अर्बन डेवलपमेंट के चलते मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है गुड़गांव में। गुड़गांव में काफी सारी रेसिडेंटल सोसाइटीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बिना प्रॉपर प्लानिंग के बनाया गया है, जो नेचुरल ड्रेनेज रूट को ब्लॉक करते हैं। मानसून के दिनों में भारी बारिश के कारण हिल्स का सारा पानी बहकर गुड़गांव में आता है, और रिसर्च में ये भी पता चला है कि काफी बरसाती नदियां पहले जो गुड़गांव से होकर निकलती थी, जिनका रास्ता अब ब्लॉक हो चुका है। गुड़गांव में एक नहीं बल्कि काफी सारी सोसाइटीज और बिल्डिंग्स को इन एरिया में बनाया गया है, जो ट्रेडिशनली वाटर ड्रेनेज रूट थे। गुड़गांव में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कंक्रीट के जंगल नेचुरल वाटर फ्लो के रास्तों को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण वाटर लॉगिंग और फ्लोडिंग कॉमन हो जाती है हर साल। नेचुरल ड्रेन्स का रास्ता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने रोक लिया है, पानी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कोई भी अल्टरनेटिव रूट्स इन ड्रेन वाटर के लिए डेवलप यहाँ किया ही नहीं गया। गुड़गांव के काफी वीआईपी एरियाज बरसाती नदियों और नालों के रास्तों में बने हुए हैं, जिसके कारण बारिश के समय सारा पानी गुड़गांव के अंडरपास और सोसाइटी के बेसमेंट में भर जाता है। सभी रोड्स पर पानी ही पानी देखने को मिलता है। अरावली हिल से फ्लोइंग वाटर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का होना जरूरी था, जो गुड़गांव में अभी तक एब्सेंट है। वहीं दूसरी साइड है नोएडा, और नोएडा के लिए सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंस है। नोएडा ऑन द अदर एंड दो नदियों के बीच में स्थित होने के कारण अपने ड्रेनेज सिस्टम को नेचुरल वाटर फ्लो के साथ अलाइन करने में सक्सेसफुल रही है। नोएडा यमुना और हिंडौन नदियों के बीच में लोकेटेड है। ये जियोग्राफिकल एडवांटेज रेन वाटर को नेचुरली ड्रेन होने में हेल्प करता है। नोएडा में 14 मेजर ड्रेन्स है, जो सिटी का रेन वाटर को नदियों में डाइवर्ट करता है। ये ड्रेन वेल मेंटेन और रेगुलरली क्लीन होती है, जो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करते हैं। नोएडा की प्रॉपर प्लानिंग इसी तरह की गई थी कि बारिश के दिनों में सारा पानी नोएडा की प्लान ड्रेनेज के चलते इन दोनों नदियों में चला जाए और नदियों में बाढ़ न आए। इसके लिए नदियों के आसपास काफी सारे ग्रीन स्पेसेस रखे गए हैं, वो हम वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नोएडा अथॉरिटीज ने वाटर पंप्स भी इंस्टॉल किए हैं, ताकि एक्सेस रेन वाटर को पंप किया जा सके, खासकर नदियों के पास वाले निचले इलाकों में। ये प्रोटेक्टिव अप्रोच इंश्योर करती है कि हैवी रेनफॉल के बाद भी यह वाटर लॉगिंग ना हो। नोएडा और गुरुग्राम के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस उनके डेवलपमेंट अप्रोचेस और जियोग्राफिकल पोजीशंस में है। जहां गुरुग्राम अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के कारण वाटर लॉगिंग से जूझ रहा है, वहीं नोएडा अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस प्रॉब्लम से लार्जली फ्री है। आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो नोएडा ने अपने जियोग्राफिकल एडवांटेज को अच्छे से यूटिलाइज किया है, स्पेशली कि जो रेन वाटर है वो बारिश के दिनों में नदियों में अच्छे से फ्लो हो सके। वहीं गुड़गांव में जो हिल्स के बीच में होने के कारण नेचुरल वाटर फ्लो को मैनेज करना चैलेंजिंग हो गया है ड्यू टू अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस। जहां नोएडा में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, बाद में इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया गया। वहीं गुरुग्राम में पहले अनप्लान अर्बन ग्रोथ हुई, बाद में इंफ्रा के बारे में सोचा गया। नोएडा ने वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग जैसे अर्बन चैलेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज किया है, जो गुरुग्राम और दिल्ली के लिए एक मॉडल एग्जांपल सर्व करता है। दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें।